सुप्रभात छात्रों, हम भाषा की परिभाषा देख रहे हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा की गई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास बाबूराम शर्मा, तो इन्हें बाबूराम शर्मा ने कहा था, एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ अभिव्यक्ति व्यक्त करता है तो उसे ही विस्तृत अर्थ में भाषा कहते हैं। एक प्राणी यानी चाहे वह पंछी हो या जानवर हो या मनुष्य हो, तो हर एक को भाषा है। वह अपने विचार व्यक्त करता है। चिड़ियों की भाषा है, तोते की भाषा है, कौवे की भाषा है। तो ऐसे यानी हर एक प्राणी अपने विचार जो है दूसरों के सामने व्यक्त करता है, उसे ही विस्तृत अर्थ में ऐसा कहा है। विस्तृत यानी बड़े अर्थ में उसे यानी भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपने इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है उसे ही भाषा कहते हैं। यानी यहाँ यानी व्यक्ति ऐसा कहा है, व्यक्ति यानी सिर्फ मनुष्य ही है और किसी विषय के भाषा के या किसी वस्तु के बारे में अपने विचार आदान प्रदान करता है और वह विचार आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे उन्होंने भाषा की परिभाषा में बांधने का काम कर दिया है। जो ए.जी. गार्डनर है वह कहते हैं कि यानी द कॉमन डेफिनेशन ऑफ स्पीच एज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड बाय सिंबल फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ थॉट। यानी जो साधारण, वे कहते हैं कि साधारण परिभाषा यानी क्या है, तो वे कहते हैं कि बोलने के लिए जो यानी ध्वनि संकेतों का जो हम प्रयोग करते हैं उसे यानी भाषा कहते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं, जिसकी साध्यता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों के प्रणाली को भाषा कहते हैं। यादृच्छिक यानी जैसी इच्छा हो, यानी जैसे मन में जो आता है उसे हम व्यक्त कर देते हैं। यानी एकाध चीज के बारे में, एकाध वस्तु के बारे में या फूल के बारे में, किसी के बारे में भी मन में जो भावना होती है उसी तरह के शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं, उसे ही उन्होंने भाषा कहने का प्रयत्न कर दिया है। यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों के प्रणाली को भाषा कहते हैं। यादृच्छिक यानी जैसी इच्छा हो, यानी हमारी जो इच्छा होती है वही हम बोलते हैं। यानी कैसी भी समस्या हो, कैसा भी प्रसंग हो, मन में यानी हमारी इच्छा यानी क्या है, हमारे विचारों को ही हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर विचार ही नहीं करते हम तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो है जैसे विचार आते हैं उन विचारों को किसी दूसरे के सामने हम प्रकट करते हैं, उसे यानी भाषा कहा है। भोलानाथ तिवारी कहते हैं, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यानी यह जो परिभाषा है बहुत विस्तृत है। इसमें उन्होंने उल्लेख कर दिया है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। यानी ध्वनि उच्चारण अवयवों से उच्चारित यानी जैसी यादृच्छिक यानी जैसी इच्छा हो उसी तरह के यानी जो ध्वनि प्रतीक हमारे मुंह से बाहर निकालते हैं उसे ही यानी उस व्यवस्था को उन्होंने भाषा कहा है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यानी भाषा के समुदाय भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अनेक जातियां हैं, तो हर एक जाति की अपनी अपनी अलग भाषा है और उस भाषा में वे परिवार आपस में चर्चा करते रहते हैं, ने आपस में वार्तालाप करते रहते हैं। दूसरे परिवार के लोग उस भाषा को समझ नहीं सकते हैं,
वे ही अपने, जैसे हम कहते हैं डोंगरी है, पोवारी है, वडरी है, तो यह भाषा जो है वे ही समुदाय के लोग समझते हैं, बाकी लोग उसे समझ नहीं जाते हैं। इसी कारण किसी समुदाय के लोग यानी अपने समुदाय के लोगों से आपस में बातचीत करते रहते हैं। इसी कारण क्या होता है, एक समुदाय की भाषा दूसरे समुदाय की भाषा के लोग समझते नहीं और उसका विकास नहीं होता। इसी कारण कालांतर में वह भाषा मृतप्राय हो जाती है, क्योंकि उसका साहित्य उपलब्ध नहीं होता। और जैसे इसे पढ़ने वाले, उसे समझने वाले लोग भी काफी नहीं होते हैं, इसी कारण उसका आकार संकुचित होता रहता है। भाषा का विकास होना चाहिए। जिस भाषा का विकास नहीं होता वह भाषा मृतप्राय समझी जाती है। तो यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बहुत ही विस्तृत परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। इसके बाद आते हैं पीढ़ी गुणे। पीढ़ी गुणे जी कहते हैं, वस्तुतः व्यापक अर्थ में भाषा से हमारा आशय हमारे मनोभावी और इच्छाओं के उन समस्त चिन्हों से जो बाह्य रूप से व्यक्त हो सके तथा उनकी इच्छानुसार पुनरावृत्ति है। यानी व्यापक अर्थ में भाषा से हमारा आशय यह है, वे कहते हैं हमारे मनोभाव जो है या हमारी जो इच्छा है, उस इच्छाओं को हम यानी ध्वनि चिन्हों के माध्यम से यानी बाह्य यानी मुख से बाहर आते हैं, तभी वो भाषा बन जाती है। मुख के अंदर रहते हैं विचार, तो उसे हम भाषा में नहीं कह या उसे भाषा हम के नहीं कह सकते हैं। तो इसी कारण वे कहते हैं मुख से बाह्य, ऐसा कहा है उन्होंने, मुख से बाहर आना चाहिए और तथा उनकी इच्छा के अनुसार पुनरावृत्ति हो, यानी उसे वो दोहराते रहते हैं, अपनी इच्छाएं अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते रहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। भाषा एक माध्यम है और वह यानी एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार यानी दूसरों पर व्यक्त करते हैं और उसे यानी सुनकर सामने वाला यानी सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ऐसे ही जो विचार है, विचार भाषा के माध्यम से यानी सामने प्रकट होते हैं और उसे भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुप्त कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यानी यह विचारों का आदान प्रदान है। हम अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों के विचार हम सुनते हैं। तो यही क्या है, तो यानी सुनने और सुनाने, यह जो है, यह जो व्यवहार होता है दो तरफा, तो वो भाषा के माध्यम से होता है। बिना भाषा के यानी ये व्यवहार नहीं होता है। जैसे हमने पहले देखा कि यानी भाषा का यानी स्वरूप देखते समय यानी ध्वनि कई संकेतों के द्वारा भी हम अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो ध्वनि मुख से उच्चारित है उसे ही भाषा में स्थान देना चाहिए। किसी बाह्य वस्तु से उत्पन्न ध्वनि को हम भाषा में स्थान नहीं दे सकते हैं। इसी कारण वे कहते हैं कामता प्रसाद, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को सुनाता है और दूसरों के विचार स्वयं सुन लेता है, तो यह विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, तो उसे ये भाषा मानते हैं। तयम व्यक्तिविच कहते हैं, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। यानी जो वाणी, ऐसा उन्होंने कहा, वाणी यानी क्या, यानी मुख से उच्चारित ध्वनि जो है उसे वाणी कहते हैं। यानी जैसे कोई समारोह होता है तो शुक्रिया अदा करने के लिए कोई खड़ा हो जाता है, तो वह अंत में कहता है कि ये समारोह समाप्त हो गया और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यानी वाणी क्या है, अपने विचार,
या अपना भाषण या मैं बोलना बंद कर देता हूँ, तो ऐसे ही वह कहते हैं तयम व्यक्ति, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे ही भाषा कहते हैं। वर्ण यानी जैसे हमारी वर्ण है, वर्णमाला है हमारी, जैसे स्वर है उसमें व्यंजन है, तो यह वर्ण स्वर और व्यंजन जो है तो उसमें व्यक्त जो होता है उसे भाषा कहा है। डिक्शनरी ऑफ ने कहा है कि भाषा उन सार्थक विश्लेषण समर्थ मानव उच्चारित ध्वनियों का नाम है जिसका प्रयोग मनुष्य विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए करता है। भाषा उन सार्थक विश्लेषण समर्थ मानव उच्चारित ध्वनियों का नाम है। मानव उच्चारित, यहाँ भी यानी एक विशिष्ट प्राणी का नाम उन्होंने लिया है। मानव उच्चारित यानी मानव के मुख से उच्चारित जो ध्वनि संकेत है उससे ही यह भाषा निर्मित होती है या उसे ही उन्होंने भाषा में स्थान दिया है, जिसका प्रयोग मनुष्य विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए करता है। यानी ये जो ध्वनियां है उस ध्वनियों का प्रयोग मनुष्य किसके लिए करता है? वह अपने विचार और भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए कर देता है, उसे ही वे भाषा कहते हैं। मैक्स मूलर जी कहते हैं, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा अविवृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता से और तत्परता से दूसरों पर प्रकट करते हैं और जो चाहते हैं उसकी व्यवस्था प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में की जाती है। यानी हर एक को वाणी दी है भगवान ने, यानी प्रकृति यानी भगवान ने प्रकृति ने सभी को भाषा दी, सभी को आवाज दिया, प्राणियों को दिया, पंछियों को दिया। लेकिन यह मैक्स मूलर कहते हैं कि भाषा कुछ नहीं है, मनुष्य के चतुर बुद्धि द्वारा अविवृत एक ऐसा उपाय है। मनुष्य को उन्होंने चतुर कहा है, मनुष्य की कल्पना से यह प्रक्रिया निर्माण हो गई, यानी एक भाषा नाम की कोई चीज उन्होंने तैयार कर दी, ऐसा उनका कहना है, जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता से और तत्परता से दूसरों पर प्रकट करते हैं। यानी जिसके द्वारा हम अपने विचार तत्परता से यानी दूसरों पर हावी कर देते हैं, दूसरों को सुना देते हैं और उसी प्रकार की उसकी भावना बनाने का भी काम हम कर देते हैं और जो चाहते हैं उसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में की जाती है। यानी वे कहते हैं कि यानी ये जो भाषा है उसको हम क्या कर देते हैं, प्रकृति ने जो निर्माण कर दिया है उससे नहीं तो हम उसे एक वस्तु के रूप में चित्रित कर देते हैं, एक वस्तु का नाम उसे देते हैं, कोई भी हो। यानी जैसे ये ऐनक है, ये मोबाइल है हमारा, ये मनुष्य की कल्पना द्वारा निर्मित है, मनुष्य ने ही उसे निर्माण कर दिया और उसे मोबाइल कह दिया, ये ऐनक कह दिया। तो ऐसे ही प्रकृति के पेड़ है, पौधे है, उसे नाम किसने दिए? हमने ही, मनुष्य ने ही नाम दिए हैं। तो ऐसे मनुष्य ने ही यानी उसे पदार्थ के रूप में उसका नामकरण कर दिया है, क्योंकि मनुष्य बहुत चतुर माना जाता है। यहाँ उन्होंने मैक्स मूलर ने चतुर कहा है मनुष्य को, मनुष्य की चतुर बुद्धि के द्वारा ये हो गया है, ऐसा वे कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग विद्वानों ने यानी उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। यानी जैसे हम देखते हैं तो वैसा ये इतना सीधा साधा टॉपिक नहीं है वो, लेकिन समझ लेते हैं हम। तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। लगभग यानी 18 वैज्ञानिक जो है, 18 वैज्ञानिकों ने यानी परिभाषा बनाने का प्रयत्न कर दिया है। जैसे प्लेटो है, स्वीट है, डॉक्टर भवाराम सक्सेना जी है, UN चेन चाओ जी है, जोशा हट्टाओ है,
मंगल देव शास्त्री है, डॉक्टर बाबूराम शर्मा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, A.G. गार्डनर, देवेंद्र नाथ शर्मा, भोलानाथ तिवारी, P.D. गुने और अपनी परिभाषा एक है। तईम व्यक्तिविज्ञ है, कामता प्रसाद गुप्त जी है, डिक्शनरी ऑफ में यानी भाषा की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है, और मैक्स मूलर है। तो ऐसे अलग अलग विद्वानों ने भाषा यानी क्या कि यानी सभी का सार हम निकाल लेते हैं तो मनुष्य के मुख से उच्चारित जो ध्वनि संकेत है उसे ही भाषा में उन्होंने चित्रित कर दिया है। और भाषा यानी क्या, विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम माना है, एक साधन मान लिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरों को सुनाते हैं, यानी हम दूसरों को सुनाते हैं और दूसरा हमें सुनाता है और आपस में विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। तो ऐसे यानी भाषा की परिभाषा यानी अलग अलग विद्वानों ने स्पष्ट करने का प्रयत्न कर दिया है। तो अगला जो टॉपिक है इसमें भाषा की परिभाषा यह हो गई, लेकिन भाषा की परिभाषा होने के बाद उन्हें भाषा की जो परिभाषा की विशेषता है यह हमें देखना है, यानी भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताएं। यानी भाषा की परिभाषा के बाद भाषा की विशेषता देखते हैं। तो यानी यह तो महत्वपूर्ण हमें स्पष्ट हुआ कि यानी भाषा क्या है, यादृच्छिक है, यानी यादृच्छिक यानी जैसे हमारे विचार होते हैं उसी तरह हम अपना मत प्रकट कर देते हैं, उसे यादृच्छिक कहते हैं। और भाषा ये क्या है, भाषा मनुष्य के यानी मुख से उच्चारित ध्वनियों का संग्रह या ध्वनियों को भाषा कहते हैं। तो यानी यह भाषा जो है तो कई विद्वानों ने उसकी परिभाषा बनाने का प्रयत्न कर दिया है। उसकी विशेषता है परिभाषा की, भाषा ध्वनिमूलक है, भाषा की ध्वनियां होती है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रतीक होती है, प्रतीक यादृच्छिक होते हैं, भाषा किसी विशेष सीमित या भाषिक समाज की होती है, भाषा विचार विनिमय का साधन है, भाषा अध्ययन विश्लेषण योग्य होती है और भाषा विचार करने का भी साधन है। ऐसे लगभग यानी 9 उसकी विशेषता यहाँ प्रकट की है या प्रस्तुत की है कि यानी भाषा की विशेषता में जैसे पहली जो विशेषता है ध्वनि मूलक, यानी ध्वनि कहाँ निर्माण होते हैं, जैसे हमने कहा था कि ध्वनि चुटकी बजाने से भी ध्वनि निर्माण होती है, ताली बजाने से भी ध्वनि निर्माण होती है। तो ऐसे जो है उसे भाषा में स्थान नहीं दिया गया है। तो मनुष्य के मुख से उच्चारित जो ध्वनि है उसे भाषा कहा है। इसी कारण कहते हैं कि भाषा ध्वनि मूलक है, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का आधार ध्वनि होता है। सबसे यानी भाषा का सबसे न्यूनतम यानी सबसे छोटा यानी हिस्सा कौन सा होगा, तो वह है ध्वनि। यानी भाषा विज्ञान के अध्ययन का सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी क्षण या जैसे हिस्सा कौन सा होगा, तो वह है ध्वनि। तो यानी अर्थात अपने विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम जो है भाषा, उसका मूल आधार क्या है, तो मूल आधार जो है वह है ध्वनि। वक्ता अपने भावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है, यानी किसी व्यक्ति का हम भाषण सुनते हैं तो उसी समय उस वक्ता यानी क्या है, वो सामने आकर खड़ा होता है तो उसे हम उसका भाषण नहीं मानते हैं, लेकिन वह बोलने लगता है, अपने विचार हमें सुनाता है, तो वह इसके लिए वक्ता यानी ध्वनियों का साथ लेता है। उन्होंने विचार तो पहले कर दिया है, विचार करके सोच कर उन्होंने कई पूंजी अपने दिमाग में इकट्ठी करके रखी है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए उन्हें ध्वनि संकेतों का सहारा लेना ही पड़ता है। और श्रोता भी ध्वनियों के माध्यम से ही विचारों को समझ सकता है।
और श्रोता वर्ग जो होता है वो श्रोता वर्ग भी उन ध्वनि संकेतों को सुनता है और फिर उनके विचार ग्रहण कर लेता है। वैसे तो विचार विनिमय आंखों के संकेत या स्पर्श आदि साधनों के द्वारा हो सकता है, किंतु स्पर्श यह साधन भाषा के अंतर्गत नहीं आता। अपने विचार व्यक्त करने के लिए जैसे हम मानते हैं, यानी हम इशारों का माध्यम भी कर सकते हैं, हाथ हिलाकर बुला सकते हैं या स्पर्श करके अपने भाव हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वे कहते हैं इन स्पर्श को, आंखों के इशारे को, हाथ के इशारों को यानी क्या नहीं है, भाषा में कोई स्थान नहीं दिया गया है। भाषा यानी मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनि संकेतों का समुदाय